बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की सैर में उर्दू ज़रिए तालीम पर एतराज़ात और उनके जवाबात, इसका 5वां प्रोग्राम है। इस मौजू की 5वीं सैर है। आपने सुना होगा कुछ लोगों के मुंह से कि देखें जी, हम बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों में पीएचडी करने के लिए जाते हैं या किसी दूसरे काम के लिए जाते हैं, ख़ुसूसन पढ़ने के लिए, तो हमें अंग्रेज़ी सीखना पड़ती है। ये बात बड़ी, असल में हमारे यहाँ ऐसी बातें मशहूर हो जाती हैं, ज़बान ज़द-ए-आम हो जाती हैं, झट से लोग उसको बतौर एतराज़ दूसरे के सामने रख देते हैं, जिन पर थोड़ा सा भी गौर किया जाए, क्योंकि गौर करने की रवायत हमारे अंदर नहीं है। ग़ुलामी के माहौल में रहने वाले गौर व फ़िक्र बहुत कम किया करते हैं। तो ये कह देते हैं, देखें जी, बाहर जाते हैं तो फिर हमें दूसरी ज़बान पड़ती है, अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ती है। ये बिल्कुल गलत सी बात है, बेबुनियाद सी बात है। कोई इसकी हकीकत नहीं है, ना दुनिया इस पर अमल करती है। और हमें चूँकि जिन लोगों ने ग़ुलाम बनाया है, वो इस तरह की बात करके सादा लोगों को, या जो सोचने समझने से आरी हैं, उन लोगों को गुमराह करते हैं। जापान के लोग अमेरिका पढ़ने के लिए जाएं तो वो उस वक्त जाते हैं जब उन्होंने पढ़ना होता है, उससे पहले वो अंग्रेज़ी सीखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में कोई ज़बान मुकम्मल तौर पर सीखी जा सकती है। उसको बोलना, उसको लिखना, उसको पढ़ना और माफ़ी ज़मीर का इजहार करना, सब कुछ सीखा जा, सिर्फ 6 महीने लगते हैं। तो वो लोग फिर वो सीख कर जाते हैं। मैं इसकी मिसाल मैं बिल्कुल ऐनी शाहिद हूँ, बल्कि मेरे अपने मुशाहिदे में ये बात आई है, गुज़री है, मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों से मिला हूँ। ये जब सोवियत यूनियन टूटा गोरबाचोव के ज़माने में, उस वक्त सोवियत यूनियन की, रूस की मईशत काफ़ी कमज़ोर थी। उनके लोगों के जो इदारों में काम करते थे, उनकी तनख्वाहों के मसाइल पेश आए, तो उनके पढ़े लिखे लोगों ने बैरून मुल्क नौकरियां करने के लिए वो कोशिश करने लगे, जिद्दोजहद करने लगे। ऐसे ही कुछ लोग पाकिस्तान में भी आए। ये ख़ुसूसन अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जो सोवियत यूनियन से अलहदा हुई रियासतें हैं, वहाँ से। तो एक पीएचडी डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई। ग़ालिबन ये बात है 2007 की या 8 की। एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई फ़िज़िक्स की, जो एक उनकी तंजीम है एक, उसके ज़ेरे एहतमाम मैं भी उसका ताहियात रुकन हूँ। तो वहाँ पे एक ऐसे डॉक्टर आए जो मुल्तान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एक मुआहदे के तहत आए। ग़ालिबन 10 साल का मुआहदा था। तो वो मेरे ही मज़मून के डॉक्टर थे, पीएचडी उन्होंने की थी। तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने पीएचडी रूसी ज़बान में की थी। उन्होंने कहा कि मुझे जब पता चला कि पाकिस्तान में आसामियाँ आई हैं, तो मैंने फिर वो
हंगामी तौर पर अंग्रेज़ी सीखना शुरू की, क्योंकि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम है, अंग्रेज़ी के ज़रिए से पढ़ाया जाता है। तो मैंने 6 महीने से भी कम अरसे में सारी अंग्रेज़ी सीखी। ABC भी पहली दफ़ा सीखी। मैंने वहाँ पे हमारे रूस में जो PhD होती है पहली जमात से लेकर वो सारी की सारी रूसी ज़बान में होती है। किसी तालिब इल्म को अंग्रेज़ी या कोई दूसरी ज़बान का एक लफ्ज़ तक नहीं सिखाया जाता। उनकी सारी तहकीक करने के लिए सारी किताबें सब कुछ उनका अपनी ज़बान के अंदर मौजूद होता है और वहीं से वो सारी तहकीक करते हैं और मकालाजात लिखते हैं। तो उसने कहा कि मैं 6 महीने से भी कम अरसे में मैंने ये अपना अंग्रेज़ी सीखी है और यहाँ आकर फिर मैंने इम्तहान दिया है, टेस्ट दिया है, तो मैं फिर आसानी से मैं पास हो गया हूँ। कहने का मतलब उसके पास इल्म था, लेकिन एक ज़बान उसने दूसरी सीखी है और वही इल्म जो है वो उसके ज़रिए से उन्होंने वो मुंतकिल करना शुरू कर दिया है दूसरों को। ऐसी बहुत सी सारी मिसालें ख़ुसूसन उस दौर में आई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे दूसरी दुनिया के लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, उसकी ज़बान सीख के चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर आसानी से पढ़ लेते हैं। अगर इस जवाज़ को, इस दलील को बुनियाद बनाकर आप क्या करते हैं कि पूरी कौम को बिलफर्ज अगर 10,000 लोगों ने बैरून मुल्क जाना है तालीम हासिल करने के लिए, और ये भी गलत है कि उनको अंग्रेज़ी, जो चाइना में जो जाएगा वो चीनी ज़बान में सीखेगा। वो हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने MBBS के यहाँ के लोग वहाँ ले जाकर वहाँ MBBS 2 नंबरी इदारे खोले हैं पैसे कमाने के लिए, जिनका मेयार है वो पाकिस्तान से भी कम है। तो जो सही सीखते हैं वो चीनी ज़बान में सीखते हैं। पहले चीनी ज़बान 6 महीने में आसानी से सीखी जा सकती है। ज़बान सीखते हैं, फिर वहाँ पे उसी ज़बान में पढ़ते हैं, वो होती है डिग्री असल, जो सही इल्म के साथ सीखी जाती है। तो चाइना में जो जाएगा वो चीनी ज़बान सीख के जाएगा, जो जापान में जाएगा वो जापानी ज़बान सीख के जाएगा, जो रूस में जाएगा वो रूसी और जर्मनी और फ्रांस में जो जाएगा वो उनकी ज़बानें सीख के जाएगा, वरना वहाँ पर नहीं पढ़ सकेगा। और 2 नंबरी जो इदारों में है, जो उज़्बेकिस्तान वगैरह में भी कुछ इदारे खुले हुए हैं जहाँ पे हमारे लोग ही जाकर, या इंडिया के कुछ वो अंग्रेज़ी में दाखिला लेते हैं, इक्का दुक्का इस तरह के हैं कि उनका कोई मेयार वो देख चुके हैं। पाकिस्तान भी उसके उन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो कई इक़दाम कर चुका है। तो जो जिस मुल्क में जाएगा उसी की ज़बान पढ़कर, उसी की ज़बान सीख कर वहाँ पे जाएगा। तो जाना है किसी ने चाइना में और सीखेगा अंग्रेज़ी, ये तो ऐसी बात है ना कि भूख लगी है, खाना देने की बजाय पाँव में जूता पहनाया जाए। ज़रूरत किसी चीज़ की है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है वो सीख कर चला जाए। 10,000 लोगों को PhD करने के लिए बाहर जाना है, तो उसको उनके लिए 10,000 लोगों के लिए 22 करोड़ आवाम को अंग्रेज़ी क्यों सिखाई जाती है? यानी ज़रूरत 10,000 लोगों को है और आप सिखा रहे हैं 22 करोड़ लोगों को। और सिखा भी कैसे तरीके से रहे हैं? अगर 22 करोड़ लोगों को ये 6 महीने उसकी तालीम के बाद, मैं कहता हूँ कोई मास्टर डिग्री करता है या BA BSc करता है, तो अगर अंग्रेज़ी सिखानी है तो आप उसको आखिरी जो उसकी तालीम है उसके बाद 6 महीने में आप उसको अंग्रेज़ी सिखा दें। इससे जो अब है तरीक़ाकार, पहली जमात से अंग्रेज़ी जो शुरू की जाती है, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर अंग्रेज़ी वो सिर्फ़ उस 6 महीनों में सीख जाएगा।
और जो नुकसानात हैं इसके, जो पहली जमात से हमारे बच्चे की सारी तवानाइयाँ 80-90% सिर्फ अंग्रेज़ी के इर्द गिर्द घूमती हैं। पैसा ज़ाया, वक्त ज़ाया, फिर जहन जो है वो जहनीत जो है वो ग़ुलाम बनती है और उससे दिमाग मऊफ होते हैं। हज़ारों बेशुमार तालिब इल्म 80-90% जो है वो तालीम को खैरबाद कह जाते हैं, ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं, तालीम को हमेशा के लिए खैरबाद कह देते हैं, बददिल हो जाते हैं तालीम से। ये सारी चीज़ों से बेहतर है कि आप अपने तालीम के दौरानिए में आखिर में 6 महीने का वक्त अगर सिखानी है आपने लाजमी, जबकि बेहतर तरीक़ा ये है कि आप 6 महीने में आखिर में तालिब इल्मों की दिलचस्पी के मुताबिक उसको सिखाएं। आखिर में आप तालिब इल्म जो चीनी सीखना चाहता है उसे 6 महीने में चीनी ज़बान सिखा दें। जो जर्मन सीखना चाहता है, फ्रांसीसी, रूसी, जापानी, जो कोई ज़बान सीखना चाहता है वो उसको सिखा दी जाए। ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है, अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि हर बच्चे के सर के ऊपर ऐसा बोझ लादा जाए जिसने पूरे मुल्क को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, और जो पढ़ने नहीं देता, जो समझने नहीं देता, जो आगे नहीं बढ़ने देता, जो तहकीक नहीं करने देता, जिससे तख्लीक के दरवाज़े, तहकीकात के, इजादात के सब बंद हो जाते हैं, वो निज़ाम शुरू किया हुआ है। तो ये तो उनके ख़िलाफ़ जाती है जो इस तरह की दलील देते हैं कि देखें जी बाहर जाते हैं तो अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी होता है। बल्कि आप इन फ्रांस वगैरह, फ्रांस में चले जाएं तो ये आप उनके सामने अंग्रेज़ी में बात करें, कोई सवाल करें तो वो बुरा महसूस करते हैं। मुझे याद है कि मैं टिब्बा सुल्तानपुर में था, ये आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है, कि एक ऐसे ही एक ग्रोह आया तबलीगी जमात का। तो हमसे उसने वक्त लिया कि हम तालिब इल्मों से बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा चलो आ जाएं, आप कर लें बात उनसे। वो वहाँ से बात करके आए तो हमने उनके लिए कहा मेहमान आए हैं, चाय वगैरह का बंदोबस्त किया। तो चाय पीते हुए उन्होंने हमें बताया, हमारे सारे पूरे स्टाफ के साथ वो बात, उन्होंने कहा मास्को की मस्जिद में हमारा क़याम था तो एक रूसी नौजवान हमारे पास आया, तो कुछ पानी का गिलास जो है ना, पानी हमारे किसी बुज़ुर्ग ने उस नौजवान से ना कहा कि आप वहाँ से पानी आप ले आए, या इस तरह की कोई बात की, अंग्रेज़ी में की। तो उसने बुरा महसूस किया। वहाँ उनका एक दोस्त रूसी जानने वाला था, उसने उससे शिकायत की कि आप लोगों की अपनी कोई ज़बान नहीं है, आप जो बात करते हैं इससे बेहतर था कि आप उसमें बात कर लेते, मुझे कुछ समझ नहीं आई है। और उसने बुरा महसूस किया। तो अपनी ज़बान पर इतना फ़ख्र महसूस करते हैं। और एक वक्त ऐसा था कि सबसे पहले खला में रॉकेट रूस ने भेजा, यानी साइंस में वो अमेरिका से आगे था। और फिर जो कोशिश करता है, जो जिद्दोजहद करता है, वो तो जो अफ़गानिस्तान में अगर रूस ना आता तो ऐन मुमकिन था कि अमेरिका से वो साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम में आगे चला जाता। तो वो बहुत बड़ा अरसा, लेकिन फिर भी वो आज इतने ज़ख्म खाकर वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया है दोबारा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बाहर जाने का बहाना करना कि बाहर जाने के लिए अंग्रेज़ी जो में पढ़ेंगे तो तब बाहर जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये एक ऐसी बेबुनियाद चीज़ें दिमाग में ऐसी भर जाती हैं कि जो लोगों को हमारे लोग बिल्कुल गहराई के साथ सोचने के आदी नहीं है। अगर होते तो हमारे ये मसाइल ना होते कि लोग जब सोचते हैं
कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें समझ क्यों नहीं आ रही है, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमारे बच्चों का बस्ता इतना भारी बना दिया गया है, उसमें किताबों का बोझ इतना लाद दिया गया है गधे की तरह उनको। ये आखिर क्या हमारे साथ हो रहा है? हम इसका सद्देबाब करें, हम इसकी शिकायत करें लोगों से, तो ये हमारे अंदर रवायत ख़त्म कर दी गई है। बदकिस्मती से जो पॉलिसियाँ आती हैं हमारे यहाँ, वो हमारे लोगों के जहन को बदलने के लिए आती हैं कि नई नस्ल को लफ्ज़ ऐसे सुनने के लिए दे दिए जाएं कि ना वो उनकी ज़बान के हों, कि ना उनकी तहजीब के हों, वो उन्हीं के अंदर परवान चढ़ें, उन्हीं के अंदर उन्हीं को बोलें, उन्हीं के ज़रिए पढ़ें, तो उनकी तहजीब से उन्हें काट दिया जाएगा। तो उस माहौल में मुसलसल वो रखने की कोशिश करते हैं ताकि मुकम्मल तरीके से, जैसे वो अल्लामा इकबाल ने का फरमाया था रहमतुल्लाह अलैह ने, कि तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हमारे नौजवान की इसकी खुदी को तालीम के तेज़ाब में डाल, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर। जब मुलायम हो जाए, तो जब मोम की नाक बन जाए, तो फिर जिस तरफ मर्ज़ी चाहें उसे फेर लिया जाए। ऐसी नहज पे वो इसकी तरबियत करते हैं कि जिस तरफ चाहे उनको फेर लिया जाए, उनकी अपनी कोई राय ना हो, उनका अपना कोई नज़रिया ना हो, उनका अपनी कोई ज़बान ना हो, अपनी कोई तहजीब ना हो। जो फ़ख्र करने की जितनी चीज़ें हैं उसके दिमाग से खुरच खुरच कर निकाल दी जाएं, तो फिर वो इसी तरह से होगा कि जूते मारने के लिए मारो ज़रूर, लेकिन तादाद बढ़ा दो, मारो ज़रूर। तो ये सूरत हाल है। ये अंग्रेज़ी की सबसे बड़ी ज़रूरत सीखने की है कि हमें उलूम व फ़नून का तर्जुमा सिखाया जाए करना। उन उलूम व फ़नून को, अब आप देखें, आप उर्दू बाज़ार लाहौर चले जाएं या किसी भी, बहुत सारी किताबें तारीख़ की भी आई हैं, और ये सेल्फ़ हेल्प की, तो वो जो कामयाबी की किताबें हैं, जैसे डेल कार्नेगी ने, ये सब का बाप है वो इन मामला इस मौजू पर, कि सबसे पहली जो किताब थी, परेशान होना छोड़िए जीना शुरू कीजिए, मीठे बोल में जादू है, आजकल कुलियाते डेल कार्नेगी के नाम से आई है। उसका तर्जुमा उर्दू में लाखों की तादाद में शाया हुआ और लोगों ने उसको पढ़ा। वाकई वो बड़ी ज़बरदस्त वो किताब है, कुलियाते डेल कार्नेगी। उसके बाद फिर भरमार हुई, लोगों ने अमीर बाप, गरीब बाप, इस तरह के नाम की साथ एटमी आदात, इस तरह बहुत हमारे कासिम अली शाह साहब ने भी काफ़ी तर्जुमे किताबों के किए हैं। तो और भी बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं। सारी वो उलूम तर्जुमा करके हमारे यहाँ आए हैं और हमारे लोगों ने उससे इस्तेफ़ादा किया है। तो हम 1000 लोगों को चले अंग्रेज़ी से ही तर्जुमा करने के काबिल बना दिया जाए, या बल्कि ज़रूरी नहीं, कुछ लोग रूसी ज़बान से तर्जुमा करें, कुछ चीनी ज़बान उनको इस अंदाज से सिखाई जाए कि वो इस तर्जुमा करने के काबिल हो जाएं। तो इस तरह किताबें लिखें, जितनी ज़्यादा किताबें लिखेंगे उतने हमारे मसाइल जो है वो, उतने हमारे लोग ज़्यादा जो है वो आज़ाद हो जाएंगे ज़हनी तौर पर, और ख़ुद कफ़ालत की मंजिल हमारे यहाँ के करीब हम बहुत जल्दी पहुँचने के काबिल हो जाएंगे। तो सारी कौम को अंग्रेज़ी के बोझ तले दबाने की बजाय 1000 लोगों को तर्जुमे उन 22 करोड़ आवाम का काम सिर्फ 1000 आदमी कर सकता है, और तर्जुमे करके उनको उनकी हमारी अपनी ज़बान में पढ़ाए तो हमें समझ भी ज़्यादा आएगी, और हमारे तालिब इल्म हशाशत बशाशत के साथ उनको कोई ज़हनी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, इतने अखराजात नहीं उनको करने पड़ेंगे। तो आसानी के साथ वो सारे तालीम के मराहल जो है वो, अब 1% अगर मास्टर करने के
तक पहुंचते हैं तो इस तरह से कम से कम 50% तक वो मास्टर डिग्री कर जाएंगे। 40-50%। आप देख लीजिएगा कि ये एक अजीम शान इनकलाब नहीं होगा तो और क्या होगा कि आप अपनी ज़बान में सिर्फ 1000 आदमी को तर्जुमों पे लगा दिया जाए तो बहुत कम वसाइल के साथ। मुझे एक बात याद आई है कि इसी आदमी ने, डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने, ये कराची में या किसी जगह पे मीडिया के बात कर रहे थे, ये वाले डॉक्टर साहब, नाम नेहाद कहूँगा मैं इनको कि क्योंकि ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से ये साजिशों में इसके निज़ाम तालीम को मुश्किल से मुश्किल, पेचीदा से पेचीदा और कौम को ग़ुलाम से ग़ुलाम और ज़्यादा ग़ुलाम बनाने का फरीज़ा साम्राज्यी ताकतों ने इसे सौंपा है, जिसको वो निभा रहे हैं। और हमारे देसी जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो इनका साथ देते हैं, वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे। तो वो शख्स कह रहा था, उसने कहा कि ये बहुत महंगा काम है, इस पर ख़र्चा बहुत आता है, तर्जुमे करने के लिए अखराजात बहुत आते हैं। मुझे ये सुन के बड़ी हंसी आई कि ये जो अल्ले तलल्ले पे जो अखराजात किए जाते हैं, ये लैपटॉप दे दो स्कीमों में और ये किताबें मुफ्त दे दो और ये फ़लाँ कर दो, इससे बहुत कम खर्च आते हैं। किसी एक स्कीम आप ले लें और उस पर जितने अखराजात आते हैं उससे कम अखराजात आते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहता हूँ, किसी एक किताब लिखने पर 5 लाख रुपया देते हैं किसी को, कोई तर्जुमा करने वाला जो एक किताब का 5 लाख अब कर ले तो 10 लाख में 2 किताबें हो जाएंगी, लिखी जाएंगी। ये मास्टर लेवल की बड़ी सतह की किताबें, तो 10 लाख में 2 किताबें हो जाएंगी। और जो 100 लाख में कितनी किताबें हो जाएंगी? 100 लाख में 25 किताबें, 10 लाख में 2 किताबें हो जाएंगी, 20 लाख में 4 किताबें हो जाएंगी, 40 लाख में 8 किताबें हो जाएंगी, 80 लाख में 16 किताबें हो जाएंगी और 20 किताबें 1 करोड़ में 20 किताबें लिखी जाएंगी। और मास्टर सतह तक जो मास्टर करने के लिए दरकार किताबें होती हैं वो 8 से 10 मज़ामीन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक शोबे के लिए। यानी 20 किताबें लिखने का मतलब कि 2 शोबा जात की मुकम्मल किताबें उर्दू में लिखी जाएंगी 1 करोड़ रुपए से। और 1 करोड़ रुपया तो ये इनकी किसी जो सरकारी इमारतें होती हैं वो एक साल में उसके रंगो रोगन से पर 1 करोड़ से ज़ायद खर्चा आ जाता है। तो ये 1 अरब रुपए में सब के सब उलूम जितने हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे जो है वो उर्दू में मुंतकिल हो सकते हैं। ये इखराजात बल्कि कौमें इसको तो ज़िंदगी और मौत का मसला समझती है, इस तर्जुमे के काम को, कि जिस कौम ने ये किया है इस काम के बलबोते पे कोई कौम ऊपर जाती है। ये इतना अहम काम है और इसी से हटाने के लिए ये सारा, ये अभी जो शफकत महमूद साहब हैं और उनकी जो कमेटी है नीचे, वो उन्होंने जो मुजव्वज़ा तैयार किया है खाका यकसा निज़ाम तालीम का, यही तो कहा कि ये 80 के अशरे में 70-80 के अशरे में तर्जुमों का रिवाज था, तर्जुमों के ज़रिए हम पढ़ते थे, हुए भी बहुत, मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। तो अब ये लोगों का रुझान बदल चुका है, बग़ैर तर्जुमे के पढ़ते हैं। तो इसका मतलब तर्जुमे से हटाना उनका बड़ा मकसद है, कहीं कौम इस तरफ ना आ जाए, ये तर्जुमों की तरफ ना आ जाए। अगर ये बड़े पैमाने पे तर्जुमे करने शुरू कर दें तो ये ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे और हम ये ग़ुलामी से निकल आएंगे। उलूम व फ़नून का फ़हम इनके दिलो दिमाग में रच बस जाएगा और उसकी बुनियाद पे
कहीं इनके तहकीक, तख्लीक और इजादात के दरवाजे ना खुल जाएं। ये सबसे बड़ा उनको, ये उनकी मजलिस शूरा, इबलीस की मजलिस शूरा जो है ना, ये हमारी वफाकी वजारत तालीम, ये इबलीस की मजलिस शूरा है। ये हमें उस काम से हटाती है, ये गैर महसूस अंदाज से, कि जो काम हमें तरक्की की मंजिलों तक लेकर जाता है। तो ये इस तरह की बातें करके हमारी कौम के लोगों को बड़ा मकसद है कि असल मकसद से उनको हटाना, उनको कभी भी अपने पाँव पर खड़े ना होना देना, उनको उलूम व फ़नून के हुसूल में जितनी मुश्किलात वो खड़ी कर सकते हैं वो उन्हें मुश्किलात खड़ी करना, कौम को अनपढ़ रखना। अनपढ़ कौम में जराइम पेशा लोग भी ज़्यादा हो जाते हैं। अनपढ़ कौम में हर किस्म की बुराई, और गैर अनपढ़ और गैर तरबियत याफ्ता कौम में हर किस्म की बुराई जो है वो बिजली की सी तेज़ी से परवान चढ़ती है। तो ये उनके मकासद हैं, और हम हमारी जो इबलीस की मजलिस शूरा है वो उन मकासद को पूरा करने के लिए हम तन तैयार रहती है। उनका खाना पीना, सोना, जागना सारा उनके मरहून मिन्नत होता है। तो इंशाअल्लाह हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेदार करें, नई नस्ल को बात समझाएं, और इस तर्जुमों का काम हम इनफरादी तौर पर शुरू करें या कोई जमात को कायल करें, किसी मदरसे को कायल करें कि वो इन तर्जुमों का काम शुरू करे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हालात जिद्दोजहद के अलावा कोई और तरीक़ा नहीं है बदलने का। तो हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर बदलेगा और पाकिस्तान सुपर ताकत ज़रूर बनेगा एक दिन।